नमस्कार, सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सिवान लोकसभा का चुनाव सरगर्मियों पे है, इसलिए कि कई ऐसे दावेदार हैं जो सामने आ चुके हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। उसी बीच खास तौर पे सिवान जिले का एक लड़का प्रकाश मणि तिवारी विशेष रूप से अपनी मजबूत दावेदारी के साथ सिवान में चुनावी कैंपेन में उतर चुका है। उनसे हम बात करेंगे इसलिए कि उनका जो कैंपेनिंग है सिवान के 1900 ब्लॉक में विशेष रूप से कई ऐसे प्रखंड है जहाँ पे भ्रमण हो रहा है। अभी हम लोग गुठनी पे मौजूद है। गुठनी का किलहरुआ मोड़ है ये, और कई ऐसे ग्रामीण भी हैं यहाँ पे। पीछे थोड़ा सा दिखाइए। कई ऐसे ग्रामीण भी हैं, कई ऐसे रहने वाले भी हैं, कई ऐसे चहेते भी हैं। सैकड़ों लोग इनसे मिल के जा भी चुके हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रकाश मणि जी से हम लोग बात करेंगे इसलिए कि एक एनआरआई भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। आखिर इन्होंने क्या सोचा कि वाकई सिवान से अपने गृह जिला से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए कि कई ऐसे दिग्गज हैं जो इनके एगेंस्ट में चुनावी मैदान में हैं। प्रकाश मणि जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि विशेष रूप से सिवान जो ज़िला है यहाँ पे कई ऐसे दबंग कहिए, बाहुबली कहिए या फिर कद्दावर कैंडिडेट कहिए आपके सामने हैं। ऐसे में आपने विदेश छोड़ के, इसलिए कि समाज सेवा आप शुरू से करते रहे हैं, विदेश आपने छोड़ा और सिवान में आके ख़ास तौर पे क्यों सोचा कि आपको डायरेक्टली तौर पे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमन। देखिए, अपने ज़िले से तो सबका लगाव रहता है, अपने गांव से। जी। भले हम बाहर रहते हैं लेकिन मतलब याद तो अपने गांव की हमेशा आती है, और कोशिश यही रहती है कि घूम फिर के हम अपने गांव पहुंच जाएं, कोई फेस्टिवल हो, राइट। तो मोस्टली तो मैं कोरोना से पहले बाहर था। कोरोना की वजह से गांव पे आने का मुझे मौका मिला, और यहाँ पे रहते रहते कुछ समस्याएं मुझे दिखनी शुरू हुई। और जो पेशे से मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, जिसका मतलब मोस्टली मेरा रिसर्च डेटा एनालिसिस का काम रहता है। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी समस्या शुरुआत में मुझे दिखी कि जिन बच्चों को मैं जानता था नॉर्मली, वो थोड़े बियर्ड बिहेव कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके मतलब मेंटली कहिए तो थोड़े डिस्टर्ब दिख रहे थे। तो फिर मैं पता किया तो पता चला कि वो स्माइक वगैरह ले रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि एक्चुअली इसमें क्या है कि इतना लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो उसके पीछे मैं पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये जो स्माइक है इसमें बच्चे काफ़ी, मतलब आज के डेट में जो नए बच्चे हैं 14 से लेकर 25-26 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे एज ए क्रेज, मतलब उनके अंदर है, मतलब वो नशा करने के लिए। ऑफकोर्स गांजा भी उसमें है। तो इसका जो साइड इफेक्ट मेरे लिए, मतलब देखिए, नशा तो कोई सिगरेट करता है, कोई दारू पीता है, तो उतना मेरे लिए नई बात नहीं थी। मैं फॉरेन कल्चर से आया था तो ये सब चीज़ें आम होती है। लेकिन जो स्माइक में ऐसा क्या था कि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, इतने एग्रेसिव हो रहे हैं कि फैमिली मेंबर को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं एक्चुअली। ये सब पॉइंट्स जो मुझे एक के बाद मिलता चला गया, तो पता चला कि इसका जो साइड इफेक्ट है, बच्चे 3 से 4 साल के अंदर जो बच्चे हैं इतने डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, मेंटली पागल हो जा रहे हैं, और मोस्टली उनका डेथ होना तय है। तो ये एक बहुत जटिल समस्या मुझे दिखी कि मैं कैसे कन्विंस करूं कि भाई तुम नशा छोड़ो। तो जब मैं एक सर्वे शुरू किया नॉर्मली अपने गांव से, लगता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार है इस नशा को लेकर। देखिए, नेतृत्व तो हमेशा हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नेतृत्व के इशारे पे ही सब कुछ होता है। अगर नेतृत्व सबल सुदृढ़ रहे, अगर निस्वार्थ और काफ़ी मतलब कहिए तो अगर एक्टिव रहे, एक्टिव मोड में रहे, तो हर चीज़ पे कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि नेतृत्व हम उसे ही चुनते हैं जो हर चीज़ के काबिल हो, राइट। हम नेतृत्व उन्हें ही चुनते हैं जो हमें इन सभी समस्याओं से बचाए। तो इसके बाद मुझे पता चला कि स्माइक के साथ साथ जो बच्चे वही कहीं ना कहीं अपराध में भी लिप्त हो रहे हैं। और मुझे ये देखने में आया कि जिन बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, घर पे अगर 2 समय का रोटी भी नहीं है, वैसे लोग अपराध में लिप्त हो रहे हैं, वैसे लोग कहिए तो नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नशा, अपराध, बेरोजगारी, शिक्षा, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो हैं हमारे नेतृत्व हैं। तब इनिशियली मेरा 3 साल कोई प्लान नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। मेरा ये था कि हर एक मुद्दों पे थोड़ा, चूँकि ये सब समस्याएं दिखने लगी तो मैं यूएस का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं चला जाता हूँ तो 10 साल बाद मेरा बेटा या कोई आता है यहाँ पे घूम के, तो ये स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और कौन
किस चीज़ का शिकार हो जाएगा रास्ते चलते हुए, कब कोई नशा का शिकार हो जाए, कौन अपराध का शिकार हो जाए, या मेरे परिवार का कोई कौन सा बच्चा कब अपराध जगत में पैर रख दे। एक अपराध का शिकार होना और अपराध जगत में पैर रखना दोनों ही एक परिवार के लिए बहुत दुखद बात है। कोई भी परिवार इससे खुश नहीं रहता है। किसी का बच्चा अगर अपराध जगत में कदम रखता है तो उसके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा उसकी अवहेलना और सबसे ज़्यादा पीड़ित वही होते हैं, क्योंकि उनको ही समाज में रहना है हर तरह से। तो चलिए ये सब चीज़ें सब कोई समझ सकते हैं। तो इनिशियली मैं एक रिसर्च किया और सोचा कि रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास सौंप के मैं निकल जाऊंगा, लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। एक के बाद एक समस्या मुझे दिखती गई कि मूलभूत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो जिस पे हर प्रतिनिधि का, वो किसी भी स्तर का प्रतिनिधि हो, उनका ध्यान जाना चाहिए था। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, किसी भी बाजार में अभी गुटनी चले जाइए, रघुनाथपुर चले जाइए, पतार चले जाइए, या आप तरवारा बड़हड़िया किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, कहीं भी एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसमें हमारी माता बहनें, आप समझ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री जब टेम्परेचर हो या बारिश हो या ठंड हो, रोड के किनारे जाने के लिए मजबूर हैं। तो मुझे यह विशेष तौर पे लोकसभा चुनाव जो भी जीतता है, जो एमपी बनता है, सरकार जो है करोड़ों रुपए फंड भेजती है, योजनाएं आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछला 5 साल बात कर लीजिए, पिछले 10 साल या 20 साल की बात कर लें, सिवान जिला में लगता है कि वाकई एमपी फंड से बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है? देखिए, जो काम होता है वो तो दिखना चाहिए ना। अगर आप देखिए, एमपी जब बड़े स्तर पे कोई भी चुन के आता है तो उनका काम बड़े लेवल का होना चाहिए। जो सड़क बनाना, गली में रोड बनाना है, मुझे लगता है कि जो मुखिया हैं या वार्ड मेंबर हैं या जो नगर का है या एमएलए वगैरह के अंडर आनी चाहिए। जो एमपी जीत के आते हैं उनका जो बड़े लेवल पे जब आते हैं तो आपको बड़ा काम, जैसे यूनिवर्सिटी लाना, कुछ केंद्र सरकार की मदद से कुछ फैक्ट्रीज लाना यहाँ पे, राइट, वो उनका फोकस होना चाहिए। अपराध को कैसे नियंत्रण करें, आप डीएमएसपी से मिलकर हमेशा बैठक करके कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आप चुन क्या है तो आपके हाथ में वो पावर है। जनता आपको इतने बहुमत से जब भेजती है तो आपके पास वो सब कुछ है, तभी ना आपको भेजी है। अगर आप नहीं कर सकते तो क्यों गए हैं? तो ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे चीज़ें चुनाव में तो मुझे लगता है कि नेता बड़ा बड़ा वादा करता है लेकिन पूरा नहीं करता। अभी सिवान जिले के एमएलसी है विनोद जायसवाल, उन्होंने चुनाव जीतने से पहले वादा किया था यहाँ के लोगों से कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाऊंगा, लगभग 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग 2 साल पूरे होने हैं, चुनाव जीत गए, लेकिन अभी कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर किसी फैक्ट्री की बात नहीं चल रही है, और मुझे नहीं लगता है कि ये 6 साल में पूरा भी होने वाला है। बाहरी लोग हैं, आते हैं, सिवान के लोगों को धोखा दे देते हैं। आप तो सिवान जिले के हैं, लोग क्या उम्मीद करें आपसे? देखिए, जैसे आपने कहा हमारे वर्तमान एमएलसी हैं या पूर्व के कौन रहे हैं, तो देखिए फूड प्रोसेसिंग एक्चुअली हमारा जो इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी सूटेबल है और हमारे यहाँ सबसे चीपेस्ट लेबर है। अभी भी समय है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हो अभी भी समय है, प्लीज़ इसको मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, आपने वादा किया है, क्योंकि जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हो रहा है। मे भी अगर आप एक काम कर देते हैं तो जनता उसी से आपको याद करे। तो मैं हर नेतृत्व से, अभी भी एमपी के इलेक्शन में कुछ महीने बचे हैं, एमएलए के इलेक्शन में भी 2 साल बचा हुआ है, तो मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा कि अभी भी समय है, जनता फिर से आपको चुन सकती है, कुछ कर दीजिए हमारे लिए। ख़ास तौर पे सिवान जिले से लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं हिना शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे, वो भी आपके सामने रहेंगी, चाहे वो इंडिया गठबंधन से हो या फिर निर्दलीय से हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी कोई रहेगा। एक तरफ आप आ गए, लगता है कि आपके सामने जो भी दिग्गज हैं इनसे आप निपट लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं किसी को प्रतिद्वंदी समझता ही नहीं हूँ। निपटने की बात, जो भी इसमें आ रहे हैं, अगर सही उद्देश्य, अगर भारत के नागरिक हैं, अगर सही ढंग से देखा जाए तो एक समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, तो पहली बात तो हमें एक दूसरे को कभी किसी का दुश्मन या वैसा समझना ही नहीं चाहिए। रह गई कि सब कोई अपनी विचारधारा लेके आएंगे, और एक मेरा ये मानना है कि जैसे यूके वगैरह में आप देखेंगे ओपन एक डिबेट होता है कि आप किन किन समस्याओं पे काम करने के लिए आ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। तो एक ओपन डिबेट का अगर कल्चर हमारे यहाँ शुरू हो जाए, गाली गलौज, हिंदू मुस्लिम, जात पात, ये सब चीज़ों को हटा के एक ओपन डिबेट हो जिसमें कि सब प्रतिनिधि जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। आप जैसे पत्रकार जो भी हैं खुले मंच पे ओपन क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। तो ये जनता को भी दिखेगा कि हमारे लिए करंट मोमेंट में कौन सा प्रतिनिधि उचित है।
देखिए मेरा ये मानना है कि अभी जो समय है, आधुनिक युग है, आज के डेट में आप देखे होंगे इतने कम उम्र के बच्चे करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दे रहे हैं। करोड़ों मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 800 करोड़, 4500 करोड़, ऐसे न्यूज में आप देखे होंगे। जोमेटो ये सब कितनी कंपनी आईटी की या खड़ी करते रहे। जो आज का युग है, युवाओं का युग है, वो नई सोच के साथ आ रहा है। मेरा देखिए राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं यहाँ से रिसर्च करके मेरे पास विजन है। जो सिवान में आपको कचरा दिखता है ना, इतना हंगामा होता है, उसमें मुझे पैसा दिखता है। मैं बार बार कहता हूँ, उससे रोज 10,000 बोरे आपको जैविक खाद लमसम बनाया जा सकता है। समझिए इस चीज को। आपको जितनी समस्याएं बेरोजगारी इतने हैवी वॉल्यूम में मुझे मतलब चिप कॉस्ट में, मतलब कम लागत में मुझे ये दिख रहे हैं, मैन पावर दिख रहा है सिवान में मुझे। इतने बच्चे जो कोचिंग वोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, या बच्चे जो सिवान में पढ़ रहे हैं, मुझे उनमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अगर उन्हें सही ढंग से ट्रेंड किया जाए, यहाँ पे बीपीओ केपीओ कुछ आईटी के प्रोसेसिंग रिलेटेड कंपनियां खोली जा सकती है। मतलब ये मेरा एज्यूमशन, काम किया जा सकता है। हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, मैं ये चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली से ज़्यादा महंगा सब्जी अपने गांव के बाजार में खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं, उचित भंडारण नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो लोग भी पैदा पर ध्यान नहीं दे। भाई वो होगा, बिकेगा नहीं तो सड़ जाएगा। अगर वैसी व्यवस्था हो जाए हर ब्लॉक में, तो यहाँ पे भी सब्जी सस्ती हो जाएगी। आप यहाँ से सब्जी दूसरे प्रदेशों में भेज भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो प्रूफ है ना कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू आप दूसरे स्टेट के जाएंगे। तो ये कहने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे ना होने का रोना रोया जाता है कि यहाँ पे ये संसाधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप निजी स्वार्थ से, कोई भी प्रतिनिधि अभी है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कहता हूँ, कोई भी नेता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। बस एक ही चीज़ है, अगर आप अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाए और निस्वार्थ भावना से काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी तो आप टीम बना के विशेष रूप से गांव-गांव जा रहे हैं, कैंपेनिंग में आप लगे हुए हैं, काफ़ी युवाओं का साथ भी है, जोश खरोश के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। लोगों का साथ जहाँ-जहाँ आप जा रहे हैं गांव में, उनमें क्या किस तरह का उमंग है? देखिए पहले तो मेरा नाम नया है तो काफ़ी लोगों से मैं पिछले 3 साल में मिल चुका हूँ, अपने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू में बता चुका हूँ। तो लोगों को एक काफ़ी आश्चर्य लग रहा है कि एक लोकसभा का प्रत्याशी इस तरह इतने सिंपल साधारणतः से आपके हमारे घर के जैसा लड़का आ रहा है। मतलब पहले तो उनको ये आश्चर्य लग रहा है कि लोकसभा का प्रत्याशी जब हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू उनको समझा रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, तो उनका मतलब मुझे जो समर्थन मिल रहा है, मतलब आप खुद फील्ड में आप जाके पता कर सकते हैं। मतलब एक आत्मीयता का अनुभव हो रहा है उनको हमें, कि भाई कोई तो है जो मतलब कि हमारे जो असली समस्याएं हैं उसको समझ रहा है। देखिए आज के डेट में अपराध जैसे बढ़ रहा है या महंगाई है, बहुत सारे फैक्टर्स है। गांव के हर तीसरे चौथे घर में आप चले जाइए, ताला लगा हुआ है। मुझे एक आदमी से मिलने के लिए कभी कभी उनके घर के सामने आधा आधा घंटा तक बैठा रहना पड़ता है, तब जाके वो आते हैं, क्योंकि गांव में आदमी ही नहीं है। अब हाँ, अब सोचिए क्यों? क्योंकि ऐसा भयावह, क्योंकि मैं जब यहाँ पे रहने लगा तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ऐसी स्थिति रहेगी तो 5-10 साल बाद मेरा परिवार, मेरे बच्चे आके सिवान में नहीं रह पाएंगे। जो यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, जो जिस तरह से लोगों का मर्डर हो जा रहा है, जिस तरह से स्माइक ये सब बच्चे नशा कर रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो थोड़ा भी अगर आप थोड़े अच्छे आते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। देखिए क्या होता है, जहाँ वैक्यूम रहता है उधर हवा चली आती है। आपके पास 2 पैसा है, इधर खाली है, तो लोग किसी तरह आपसे लेने की कोशिश करेंगे। जब तक चारों तरफ समानता नहीं आएगी ना, सब लोग इंगेज नहीं होंगे। क्योंकि देखिए पिछली 3 पीढ़ियाँ बेरोजगार हैं। प्रॉब्लम अभी करंट जनरेशन में नहीं है, पिछली 3 पीढ़ियाँ 30-35 साल से बेरोजगारी के चंगुल में फंसी हुई है। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है 50-60 साल से लेके 18 साल 16 साल तक के बच्चों के बीच में सबको है। जहाँ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स माने और ये अपराध, ये सब चीज़ें क्रिएट होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे कि जिससे कि सबको इंगेज हो जाए, कुछ उनका सोर्स ऑफ इनकम। खास तौर पे जब भी चुनाव आता है तो विशेष रूप से पूरे देश का भर का माहौल आप देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो जाता है। सिवान में भी हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात की जाती है, किसी को पाकिस्तान भेज देने की बात की जाती है। तो लगता है कि जाति आधारित वोट से आप निपट लीजिएगा और हिंदू मुसलमान को बंटने से वाकई बचाइएगा। देखिए ये तो कुछ लोग होते हैं जो समाज में मतलब ऐसे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स डालते हैं। लेकिन एक ही बात बताइए, सिवान की बात ले लीजिए,
आप ये बताइए, जो भी सिवान का रहने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, शुक्ला टोली दक्षिण टोला, किसके किसके घर से रिलेशन नहीं चलता है, पहले बताइए। शादी विवाह में सबका सबसे किसके दुकान से कौन क्या नहीं खरीदता है, पहले बताइए। हाँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होता है। केवल चुनाव में होता है। कौन किसके घर, किसके यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रॉपर रिलेशन नहीं है। अगर मेरा फ्रेंड लिस्ट उठा के देखिएगा, जो सबसे करीबी मेरे फ्रेंड लोग हैं, उसमें 4-5 मतलब मुझे जो सजेस्ट करने वाले हैं वो मुस्लिम भी हैं। ऐसा कोई आदमी अछूता नहीं है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जिसका आपसी भाईचारा नहीं है। तो बस कुछ ही लोग हैं जो समाज में मतलब इलेक्शन के, स्पेशली इलेक्शन के समय में जातिवाद ये सब फैलाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं, चलती आई हैं, और इलेक्शन एक फैक्टर रहता है, वोट फैक्टर रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर समाज का, हर जात का, हर धर्म का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अब जिस भी कास्ट से आते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने ही कास्ट से लीडर को चुनिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सही में उस लायक है, आप उसी को क्यों चांस दीजिएगा जो बार बार 2 बार 3 बार रह चुका है, कुछ नहीं किया है। आप अपने बिरादरी से, अपने जाति से उस लड़के को चांस दीजिए जो उसके लायक है, जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की भावना रखता है, वो उसके अंदर वैसे विजन है, उसके अंदर वो काबिलियत है, उसको आप चांस दीजिए ना। इसमें बुराई कहाँ है। कोई भी अगर अच्छा प्रतिनिधि चुन के आएगा तो अच्छा ही काम करेगा। जब अच्छा काम करेगा तो हम आम जनता, हम जैसे आप जैसे लोगों को काम होने से मतलब है कि हमें खाद जो है सस्ते में मिल जाए, सब्जी जो है सस्ता मिल जाए, हमारे यहाँ हमारी माता बहनें जाएं तो वहाँ पे टॉयलेट रहे, हमारे यहाँ एक ब्लॉक में कॉलेज हो, मतलब यहाँ पे हर ब्लॉक में, कि बच्चियाँ हमारे आसानी से सिवान उतनी दूर नहीं जाके यहीं पे पढ़ाई लिखाई कर ले, एक फैक्ट्री हो आसपास कि हम जैसे लोग जाके यहाँ पे नौकरी कर ले। तो ये सब चीज़ें जो करेगा वो जात पात, इसमें पलायन रोकने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है जी। पलायन रोकने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। अरे पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पे रोजगार के अवसर और लॉ एंड ऑर्डर जब सही होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं अपने परिवार को लेके यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं। उनके अंदर है कि मैं अपने गांव जाऊं, लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो आप निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से ऑफर आता है तो आप चुनाव पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही मूड बनाए? देखिए, मैं निर्दलीय फिलहाल हूँ, तो निर्दलीय होने का बहुत अच्छा फायदा मेरे पास है कि हर मुद्दे को मैं उठा सकता हूँ, हर चीज पे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी पार्टी से, विचारधारा से जुड़ जाते हैं तो आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। रह गई बात आगे की बात, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी ना किसी को आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई विचारधारा, कोई पार्टी गलत नहीं होती है। गलत उसका नेतृत्व होता है, उसका निजी स्वार्थ होता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में पब्लिक जिसको सपोर्ट करती है तभी ना एक पार्टी है, तभी ना कोई प्रतिनिधि है। तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ है। बस वो अगर निजी स्वार्थ त्याग दे तो आज भी पब्लिक उनको प्यार करेगी, उनको अपने सराखों पर बैठा के रखेगी। बस आपको निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करना है। चलिए, लगता है कि चुनाव आते आते पब्लिक जो है कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है आपके साथ। जी, मुझे तो वैसा एहसास हो रहा है, अंदर से काफ़ी मतलब उत्साह और विश्वास से भरा हुआ हूँ मैं। और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है लोगों से बात करने पे, या आप जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, तो मैं तो रियली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए, समय बड़ा कम है। अगर सिवान से वाकई जीत जाते हैं और सिवान लोकसभा क्षेत्र से जीत के आप एमपी बनते हैं, विकास को लेके क्या मोटो है आपका, क्या कुछ करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? देखिए, विकास का सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि एक सिवान में एक यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे 3 साल की डिग्री 6 साल में बच्चों को मिल रही है। इसका बहुत साइड इफेक्ट है। पिछली 3 पीढ़ियाँ समझिए तो इसमें बर्बाद हो चुकी है। जहाँ दूसरे स्टेट में लोग 5 साल में मास्टर डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पे मतलब लोग सिंपली ग्रेजुएशन तक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आज के ज़माने के अनुसार जो ये कहा जाए प्रोफेशनल कोर्सेज लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मीडिया का एक कोर्स हो गया, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग हो गया, लेदर टेक्निक हो गया। यहाँ पे लेदर का सिवान में बहुत बड़ा मार्केट है, किसी को पता नहीं है। तो लेदर टेक्निक यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कितने कारखाने खुल जाएंगे। मतलब मेरा एक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज, मेरा ये रहेगा कि मैं सबसे पहले इस पे फोकस करूं। फिर मेरा ये रहेगा कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो, हर ब्लॉक में कॉलेज, एटलीस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूट खुल जाएं। हर ब्लॉक में 2-4 फैक्ट्री, छोटे छोटे, मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रक और मारुति बने, छोटे छोटे गमछा बनाने की भी फैक्ट्री खुलेगी तो 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मतलब मैं छोटे मोटे जो यहाँ के जो उद्यमी लोग हैं उनसे बात करके, उनको थोड़ा बैंक से सपोर्ट करके, उनको थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सही करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पे कुछ शुरू करवाने की कोशिश करूँगा। अपील क्या करेंगे सिवान के लोगों से खासतौर पे?
देखिए, सभी जनता जनार्दन से मेरा ये नम्र निवेदन है कि इस बार आपके सामने आपका एक घर का लड़का, आपका भाई आ रहा है। मतलब ना मेरी कोई राजनीतिक वैसी बैकग्राउंड है ना कुछ है, लेकिन मुझे लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ये साहस करना चाहिए, इस लोकसभा चुनाव में आना चाहिए, जिससे कल के डेट में आपके हमारे घर के बच्चे भी वो साहस कर सकें और गलत कि सही का फर्क कर सके और सही और गलत के मतलब सही के पीछे खड़ा हो सके। मतलब वो जब हम और आप हिम्मत करेंगे तभी समाज से ये प्रॉब्लम्स दूर होंगे। जब तक हम ये मान के चलेंगे कि यही हमारे नेता हैं, इस पार्टी से आएंगे तो ये जीतेंगे, ये प्रबल दावेदार हैं, तब तक हम कुछ नहीं, क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं। हमारा जीतना हारना हमारा कुछ तय नहीं करता है, ये हमारा लक्ष्य तय नहीं करता है। मेरा लक्ष्य ये है कि ये सभी मुद्दे जो हैं समाज में, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका शॉर्ट आउट हो जाए, उनको सॉल्यूशन मिल जाए। इसको हम जो गंभीर है मूलभूत मुद्दा है, इनको मैं राजनीतिक मुद्दा बना के लोगों के सामने लाऊं और इससे निवारण, मतलब इससे छुटकारा मिले। मेरा अल्टीमेट गोल यही है। चलिए, ये थे प्रकाश मणि तिवारी, निर्दलीय उम्मीदवार सिवान लोकसभा क्षेत्र से। एक शेर है कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज प्रकाश मणि तिवारी भले अकेले निकले हैं, लेकिन लोग इनके साथ आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर इनको जिताने के लिए सफल प्रयास भी कर रहे हैं। उम्मीद हम करेंगे कि अगर सिवान की जनता इन्हें चुनती है तो ये ईमानदारी पूर्वक सिवान में विकास का काम करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।